हम बेहद आदर और सम्मान के साथ आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आपको क्या मंच पर आएँ और अपने प्रेरक वचनों से हमें आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों से एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर तालियां बजाएं। आदरणीय अजय कुमार मिश्र। केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के इस दूसरे तकनीकी सम्मेलन में, जिसके आयोजन में भी उनकी बड़ी भूमिका है, ऐसे राजभाषा विभाग की सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी, संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जोली जी, डायरेक्टर श्री राम नरेश शर्मा जी, उप सचिव श्री अनिल कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, ये बहुत खुशी की बात है। पिछले वर्ष हम लोगों ने पहला सम्मेलन आयोजित किया था, जो इस सेवा संवर्ग के गठन के लगभग 40 वर्ष के बाद पहली बार हुआ था। शुरुआत हुई थी, आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, लेकिन आज जब दूसरी बार हम लोग मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये विश्वास भी बढ़ा है कि आने वाले समय में भी इसी तरह हमारा आपका मिलना जुलना निरंतर रहेगा और हम एक दूसरे से न केवल अपने अनुभवों को बांटेंगे, एक दूसरे की समस्याओं के समाधान के लिए भी आगे बढ़कर के काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सभी को इस सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और राजभाषा विभाग चूँकि गृह मंत्रालय से संबंधित है, उसका विभाग है, उस दृष्टि से भी मेरी एक भूमिका है और उस भूमिका के माध्यम से मैं निरंतर आपसे जुड़ा रहूं, ऐसा भी मेरा प्रयास सदैव रहेगा। और मेरी कोशिश होगी, जैसे अभी अंशुली आर्या जी ने बहुत विस्तार से आपके सेवा संवर्ग के विषय में क्या क्या कठिनाइयां हैं, कहाँ कहाँ तक हम पहुँचे हैं, किन बातों का समाधान हुआ है, उसके बारे में विस्तार से उन्होंने कहा है। मैं भी अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि मुझसे जो भी संभव होगा, जहाँ आपकी कठिनाइयाँ होंगी उनका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। पिछला सम्मेलन जहाँ एक उत्साह दे गया था, वहीं आज का सम्मेलन उस नई शुरुआत की निरंतरता बनी रहेगी, ऐसा विश्वास पैदा कर रहा है। ये निश्चित रूप से जहाँ उत्साहित करने वाला है, वहीं आने वाले समय में हमारे देश की भाषा और संस्कृति, जिसे अभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत के लिए यही समय है, सही समय। और अभी सचिव साहब ने भी कहा कि राजभाषा के लिए भी अमृत काल जैसा है। निश्चित रूप से पूरे विश्व में जिस तरह से भारत ने अपनी संस्कृति, संस्कार, परंपरा, ज्ञान, अपनी जो आध्यात्मिक ताकत है, योग है। अभी मैं बाहर देख रहा था श्री अन्न का, श्री अन्न नाम ही देना, पहले उसको मोटा अनाज कहते हैं, अब उसको श्री अन्न कहते हैं। वैसे ही मैं ये कहना चाहूँगा, इस सब चीज़ों का जो दर्शन हो रहा है, विश्व को उसके बारे में जानकारियाँ मिल रही, उससे निरंतर हम सब देख रहे हैं कि न केवल भारत विश्व के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया की भारत से अपेक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं। आज श्री अन्न को जिस तरह से दुनिया में हाथों हाथ एक स्वास्थ्य वर्धक और स्वस्थ रखने वाला खाद्य पदार्थ मान करके अभी कई स्टॉलों में उसके अलग अलग व्यंजन बना करके भी प्रस्तुत किया, वैसे ही कभी जैसे श्री अन्न को पहले मोटा अनाज कहते थे, ऐसे हिंदी वालों को भी लोग दूसरों की अपेक्षा मोटा ही समझते थे। और उस दृष्टि से वो सम्मान जो हानिकारक
और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं थे, माने समाज के स्वास्थ्य के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए उनका सम्मान तो ज़्यादा था, लेकिन ये वर्ग कहीं ना कहीं उपेक्षित जैसा पड़ा हुआ था। 2014 के बाद मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी और उसके बाद जो गृह मंत्री जी का एक झुकाव, एक उनका एक लक्ष्य निर्धारित करके हिंदी की तरफ बढ़ना और हिंदी और भारत दोनों को न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान दिलाने का जो प्रयास रहा है, उसके परिणाम स्वरूप आज ये मोटा अनाज भी श्री अन्न में परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है। आज लोगों का सम्मान, लोगों को देखने की दृष्टि बदल गई है। एक समय था जब हिंदी के प्रति लोगों का उपेक्षा का भाव होता था और हिंदी बोलने वाले, हिंदी जानने वालों के मन में भी हीनता की भावना होती। वो पूरी तरह से अच्छे जानकार होने के बावजूद, विषयों के जानकार होने के बावजूद, कई ऐसे मंचों पर जहाँ पर उनको लगता था कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने या अपने जो हमारी जानकारियाँ हैं उनको व्यक्त करने के लिए जब भाषा का माध्यम ढूंढते थे तो अक्सर भाषाई समस्या बन करके ऐसे उभरती थी, जिसके कारण बहुत सारे योग्य और विद्वान व्यक्ति भी उचित मंचों पर अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपनी बातों को रख नहीं पाते थे। ये हीन भावना एक दिन में नहीं पैदा हुई। जब ये अभी अंशुली आर्या जी संविधान के अनुच्छेदों का, राजभाषा विभाग का ऐसे सब जिक्र कर रही थी, इसका बीज उसी समय पड़ गया था जब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन उसमें बीज डाल दिया गया कि अंग्रेजी वैसे ही चलती रही जैसे चल रही थी। उसके साथ साथ जो देश की व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन होने थे, वो शिक्षा नीति हो या दूसरे ऐसे जो काम जिनका प्रभाव भाषा और संस्कृत पर पड़ता है, उनकी तरफ भी तत्कालीन सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो इस देश की ताकत थी, वो ताकत कहीं पीछे रह गई और उसका प्रभाव ये पड़ा कि हमारी जो ताकत थी, क्षमता थी, योग्यता थी, वो हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी का शिकार होती गई। परिणाम स्वरूप देश के अंदर भी लोगों ने समझौतावादी नीति बना ली और पूरे विश्व में भारत की स्थिति एक ऐसे देश की बन गई जैसे एक कमजोर देश है। इस देश के लोगों में योग्यता और क्षमता नहीं है। इसी दृष्टि से पूरा विश्व जब भारत को देखने लगा तो भारत एक कमजोर देश के रूप में उनको दिखाई देता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2014 के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का प्रदर्शन विश्व के सभी देशों में रहा, ये आज जो स्थिति दिखाई दे रही है, ये अपने लोगों को जो सीधे देख रहे हैं उनको सामान्य लगती होगी, लेकिन अगर आप पिछले 9 वर्ष का चिंतन करें, पिछले 9 वर्ष की उस यात्रा में फिर से जाएं, तो आपको लगेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के अधिकारियों ने, हमारे देश के मंत्रियों ने भारत की जो ताकत थी उसको विश्व पटल पर मजबूती से रखा और अपनी संस्कृति, परंपरा और अपनी भाषा में रखा। आज पूरी दुनिया भारत में अध्यात्म, योग, ये कोई नई बातें तो नहीं, लेकिन भारत ने अध्यात्म से योग तक और श्री अन्न से स्वस्थ जीवन शैली तक, भाषा से परंपरा तक, शिक्षा से ज्ञान तक जो भारत की ताकत थी, उस ताकत का प्रदर्शन पूरे विश्व के लगभग सभी देशों में, चाहे वो प्रधानमंत्री गए हों, मंत्री गए हों या हमारे अधिकारियों के द्वारा, हमारे विदेश मंत्री के द्वारा, भारत का दर्शन पूरे विश्व को कराया गया। और उसका परिणाम ये है, उसका परिणाम ये है कि आज पूरी दुनिया भारत को
एक अलग दृष्टि से देखने लगी। आप जब विदेश में जाते होंगे तो लोग कहते हैं कि भारत के पासपोर्ट का कलर देख करके लोगों की आंखों में सम्मान का भाव आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। भारत का नागरिक बताते ही लोगों के मन में आपके प्रति एक सम्मान दिखाई देने लगता है। ये जो सारी बातें थी वो हमारे अंदर पहले से थी, लेकिन हमने उनको अपनी कमजोरियों में बदल दिया था। भाषा को लेकर के एक बहुत बड़ी हीन भावना हमारे अंदर थी और परिणाम स्वरूप हम निरंतर हिंदी के क्षेत्र में, चाहे हमने अधिनियम बनाया हो, राजभाषा विभाग बनाया, संसदीय समितियां बनी, रोज निरीक्षण होते हैं, अलग अलग टूल्स, अलग अलग सारी चीज़ें बनाई, लेकिन परिणाम नहीं आ रहा था। परिणाम नहीं आ रहा था, उत्साह नहीं आ रहा था। जैसे वो गोल्डी मसाले वाले नहीं कहते खाना खा लिया लेकिन स्वाद नहीं आया। खाना तो हम लोग खा रहे थे लेकिन स्वाद नहीं आ रहा था, मजा नहीं आ रहा था। लेकिन 2014 के बाद जो प्रयास शुरू हुए हैं, अब तो ऐसे ऐसे लोग भी जो हिंदी बेचारे नहीं जानते हैं वो भी कहते हैं कि नहीं नहीं हमको हिंदी सीखना है, हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, हिंदी में ही बात। ये जो परिवर्तन आया, वो जो अभी गृह मंत्री जी बोल रहे थे कि हमको मन बड़ा करना पड़ेगा। अटल जी कहते थे कि कोई बड़ा काम मन को बड़ा किए बिना नहीं होता है। अटल जी अपनी कविता के माध्यम से कहते थे। हमारे जो श्रीवास्तव जी हैं, ये भी हमको लग रहा कवि है, अरे कवि हैं, बहुत लंबा बढ़िया से अच्छी लिखते हैं। लेकिन हम लोगों की भी स्थिति थी, मैं दूसरे कवि की, मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन एक लाइन है वो मैं कहना चाहता हूँ। उसमें जैसे जो था हिंदी का सब कुछ था हमारे अंदर, लेकिन जैसे और कवि का नाम मुझे नहीं मालूम लेकिन पंक्ति याद है, जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी ही कस्तूरी। जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी ही कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। ये जो बात थी सब कुछ था हमारे पास था, लेकिन हम उसको प्रकट नहीं कर पा रहे थे, हम उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे, हम दुनिया के सामने उसको रख नहीं पा रहे। आप लोगों के रूप में हमारे पास बहुत योग्य टीम है, एक क्षमतावान टीम है, लेकिन जैसे था कि उत्साह नहीं था। अनुवाद करते जा रहे थे, ट्रांसलेशन हो रहा था, संसद के प्रश्न बन रहे थे, कैबिनेट नोट बन रहे थे, लेकिन वो एक इस तरह का काम था कि जैसे रोजमर्रा का काम है और रोज इस तरह से करते हुए उत्साहहीन तरीके से आगे बढ़ते हुए वो काम हो रहा था। तो उसका जो सुफल दिखना चाहिए वो रिजल्ट तो आ रहा था कि जो आपने काम किया वो काम हो गया, लेकिन उस रिजल्ट के साथ धीरे धीरे लोगों का जुड़ जाना, इस देश का पूरे उसके साथ जुड़ जाना और जुड़ करके अपनी भाषा का वैभव फिर से प्राप्त हो जाए, वो कमी स्पष्ट दिख रही थी। और उस कमी को दूर करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने अपनी संस्कृति और भाषा पर अभिमान करते हुए विश्व के सामने न केवल अपने स्पीच के माध्यम से, अपने कामों के माध्यम से भी भारत की इस ताकत का प्रदर्शन निरंतर किया और प्रेरित किया दूसरे मंत्रालयों को, दूसरे हमारे मंत्रियों को, हमारे अन्य लोगों को, अधिकारियों को, तो उसका परिणाम अब दिखने लगा है। अब तो हम लोग देखते हैं, पहले जब शुरू में था तो अधिकारी आधे से ज़्यादा, बल्कि मेरे ख्याल में लगभग 90% अधिकारी अंग्रेजी में ही अपना स्पीच देते थे। अब मैं ये किसी घमंड से नहीं कह रहा या ना मैं किसी को धमकाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये सच है कि अब किसी अधिकारी की जल्दी हिम्मत नहीं पड़ती है कि अंग्रेजी में बात करें। ये जो परिवर्तन आया इसने गौरव का बोध कराया है और ये निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। हम अब कहीं पर भी ये हिचकिचाहट नहीं देखते हैं कि हिंदी भाषा बोलने वाला कहीं हिचकिचा रहा हो या वो सोच रहा हूँ कैसे बात करेंगे। वो बोलता है, पूरे हिम्मत से बोलता है, पूरी ताकत से बोलता है। लेकिन उस समय एक वातावरण बन गया था, एक तो दुर्भाग्य से
राजनीतिक आलोचना नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य था कि एक ऐसी सरकार आ गई थी जिसने इस देश का विकास विदेशों की तर्ज पर करना चाहा। ऐसे देशों को उन्होंने आधार बनाया। 2 करोड़ 4 करोड़ की आबादी के देश, उनकी छोटी सी सांस्कृतिक यात्रा, उनके गौरव और गर्व का कोई इतिहास नहीं था। और उस देश का, जिसका हजारों साल पुराना इतिहास, गर्व और गौरव से भरा हुआ इतिहास, हमारी महान परंपराएं, बहुत अच्छा हमारा शिक्षा का जो इतिहास रहा है भारत का, इस दृष्टि से ये देश बहुत बड़ा व्यापक देश था और इतनी बड़ी आबादी का देश, छोटे छोटे देश का को लेकर के आप अगर भारत के बारे में कुछ सोचेंगे तो आप निर्णय नहीं कर पाएंगे, आप सही निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि आपको अपनी व्यापकता का अनुमान ही नहीं था, आप अपनी व्यापकता को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। केवल आगे न बढ़ पाने के लिए कभी वो बड़ी आबादी को दोष देते थे, कभी ये कहते थे कि शिक्षित लोग नहीं हैं, शिक्षा को दोष देते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, ये बड़ी आबादी हमारी ताकत है, ये हमारी ऊर्जा है। और आज यही बड़ी आबादी और इसमें जो हमारे 35 वर्ष से कम लोगों की जो बड़ी संख्या है, ये आज दुनिया में एक ताकत बनकर के उभर आई है। और उसी दृष्टि से अगर आप देखें तो अब वो करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भाषा को तो जहां बंधक बना ही दिया, संविधान में ऐसी शर्तें लगा करके, बाद में भी जो लोकसभा में या संसद में जो भी चर्चाएं भी हुई, उसमें भी ज्यादातर वक्ता यही बात कहते रहे, यही बात उनके मुंह से निकलती रही कि अभी अंग्रेजी को बढ़ाना चाहिए, अभी हिंदी के लिए माहौल नहीं है, निर्णय नहीं लिया। अभी जैसे सचिव साहिबा कह रही थी कि हम प्रोत्साहन और प्रेरणा से ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक बात है, ये हमारी संस्कृति है, हमारा काम करने का यही तरीका है। हम बलपूर्वक कुछ भी निर्णय नहीं करते और उसी के कारण आज हम को इस समय संघर्ष करना पड़ रहा है जब आज़ादी के हम 75 वर्ष पूरे कर चुके। कोई देश नहीं इतना इंतजार करता है, लेकिन उस समय जो बंधन लग गए थे वो एक कारण था। दूसरा कारण ये था कि 1860 की शिक्षा नीति ही प्रभावशाली ढंग से इस देश में काम कर रही थी। और तीसरा और जो सबसे बड़ा हमारे लिए एक बैरियर था, एक रोक थी, वो यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ थी। हमारे देश में अलग अलग प्रांतों की हमारी सभी भाषाएं बहुत ही आप अगर कहें कि बहुत ही ताकतवर भाषाएं, बहुत ही समृद्ध भाषाएं, उन भाषाओं में कोई दोष नहीं है और हम में आपस में सामंजस्य में भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि हजारों वर्ष से वो भाषाएं बोली जा रही, कोई नई भाषा तो आई नहीं थी। उन भाषाओं के साथ ही हम जी रहे थे और उन भाषाओं, उन संस्कृति को लेकर के ही पूरे भारत भूखंड को जाना जाता था। लेकिन राजनीतिक रूप से फायदा लेने के लिए अलग अलग प्रदेशों को ऐसे मान लिया गया कि ये फला प्रदेश की भाषा है, ये फला प्रदेश की भाषा है, और उसको लेकर के हिंदी के खिलाफ ही हमारी ही सभी भाषाओं को खड़ा कर दिया। हमारी ही भाषाओं, जैसे हिंदी की बात होती, कहते हिंदी थोपने नहीं देंगे। अरे कौन थोप रहा है? तो हमारी भाषा है। हमारी कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें हमारा साहित्य नहीं है, जिसमें हमारी कविताएं नहीं है, गद्य नहीं है, पद्य नहीं है, अच्छे अच्छे निबंध नहीं है, अच्छे अच्छे रिसर्च नहीं है। हमारी सभी भाषाओं में ज्ञान का भंडार है और सभी भाषाएं एक दूसरे की पूरक है। कोई भाषा किसी दूसरी भाषा की विरोधी नहीं है। लेकिन उस समय का राजनीतिक वातावरण ऐसा बनाया जाता, अगर कोई व्यक्ति कुछ बात कहने की कोशिश करता तो उसको तुरंत दबाने के लिए
नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, राजनीतिक विरोध, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, ये सब प्रारंभ हो जाते थे। और उन्होंने एक ऐसी स्थिति अपने देश में बना दी कि ये माना जाने लगा कि भारत और भारत में बोले जाने वाली दूसरी भाषाएं एक दूसरे की विरोधी और अंग्रेजी इन लोगों के बीच में समन्वय की भाषा है। बिल्कुल गलत तरह से उसको प्रस्तुत कर दिया गया। परिणाम स्वरूप ऐसी स्थितियां आई। हमारे गृह मंत्री जी ने लगातार अपने वक्तव्यों के द्वारा, अपने भाषणों के द्वारा इस बात को तोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने हमेशा कहा कि सब भाषाएं हमारी हैं। जैसे अभी वो बोल रहे थे, जो मैंने कहा आपसे, उन्होंने कहा कि बड़ा मन का माने सभी ऐसे जो प्रचलित हमारी सभी भाषाओं के शब्द हैं उनको उन्होंने हिंदी शब्द सिंधु में लिया है और वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही बैठक की, जो हमारा इनॉर्गेशन के समय, उद्घाटन के समय 50,000 का शब्दकोश था, अब वो 1,25,000 से ज़्यादा शब्दों का शब्दकोश हो गया। ये जो निरंतरता आई, हमने उस चीज़ को, उस मिथक को, वो जो अवधारणा बनाई गई थी कि हमारी भाषाएं ही एक दूसरे के खिलाफ, उसको हमने तोड़ने की कोशिश की। और आज हम कह सकते हैं बहुत विश्वास के साथ, आज देश में एक वातावरण बन गया है और लोग मानते हैं कि हमारे देश की सब भाषाएं हमारी हैं। हमारे देश की सब भाषाओं में हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान, हमारे संस्कारों, हमारी परंपराओं का दर्शन होता है। और सब भाषाओं में बोलने वाले लोग आज पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। पूरी दुनिया में 3 करोड़ से ज़्यादा भारतीय 42 देशों में हिंदी भाषा का प्रयोग आपस की बातचीत में भी करते हैं। जहाँ कहीं कम्युनिकेशन के लिए आवश्यकता होती है, दो भाषाओं के लोग हैं, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, तो वो भी ज़्यादातर लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप आज पूरे विश्व में भी भारतवंशी जो लोग हैं उनके लिए एक अलग तरह की स्थिति बनी है। वह भी अगर आप देखेंगे तो मैं फिर कहूँगा 9 साल पीछे जाना चाहिए। भारतवंशियों के प्रति जो आज आप देख रहे हैं आकर्षण, हम नई नई योजनाएं शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने एक अभी उत्तर प्रदेश में योजना शुरू की है कि कोई भी प्रवासी अगर अपने गांव में अपने पूर्वजों की स्मृति में अपने लिए या कुछ अपने गांव वालों की मदद करने के लिए कुछ करना चाहता है, तो सरकार ने ये घोषणा की है कि हम जमीन फ्री में देंगे और जितनी लागत आएगी उसके 40% का अनुदान भी हम उसको देंगे। ये तो अभी हमने किया, लेकिन निरंतर 9 वर्षों में हमने न केवल प्रवासी भारतीयों से सार्थक संबंधों को स्थापित किया है, उनसे सार्थक संवाद भी किया है। एक कम्युनिकेशन गैप जो था उसको खत्म किया है। आज जहां हमारे प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी जाते हैं, वहां पर भारतवंशी लोग बड़े गर्व और गौरव के साथ न केवल स्वागत करते हैं, बल्कि अलग अलग तरह के परिधानों में जो भारतीय संस्कृति का दर्शन कराते हैं, ऐसे परिधानों में, ऐसे प्रतीकों के साथ स्वागत करते हैं जिसको पूरा दुनिया देखती है। तो ये जो स्थितियां बदली हैं, ये आप सबके सहयोग और हमारे नेतृत्व के प्रयासों से संभव हुआ है। और आज वास्तव में मोटे अनाज को श्री अन्न मान लिया गया है। ये आप विश्वास लेकर के जाइए। मुझे अभी एक और बैठक में जाना है, नहीं तो मैं और आपसे थोड़ी देर बात करता। बहुत उत्साह का माहौल है, अमृत काल है, आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यही समय है, सही समय है, और दुनिया आपका रास्ता देख रही है। इन 25 वर्षों में हमको न केवल भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत के लोगों का जीवन सुखी हो, सीमाएं सुरक्षित हों, आर्थिक रूप से हम ताकतवर हों, वहीं पूरे विश्व में भारत की संस्कृति के माध्यम से जो हमारी भावना है वसुधैव कुटुंबकम की, पूरे विश्व को परिवार मानते हुए पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम काम करें और भारत माता के गर्व और गौरव और उसका अभिनंदन हो, ऐसे हमारी तरफ से प्रयास हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय मंत्री महोदय।
आपके प्रेरक वचनों ने निश्चित रूप से हमें